नज़ीर, दुनिया जिस ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जा चुकी है, अब यहां से वापस हम स्टेबिलिटी की तरफ आएंगे, ऐसी उम्मीदें रखना ये खुश फहमी के अलावा कुछ भी नहीं है। हम दरअसल जंगों के ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं जिसमें एक जंग तो रुक सकती है, लेकिन उसी जंग से फिर नई जंगें फूट पड़ेंगी। और वैसे भी जो जंगें इस वक्त शुरू हो चुकी हैं, जैसे ईरान की जंग है, जैसे यूक्रेन की जंग है, या बाकी दीगर जंगें हैं, उनका रुकना इस वक्त एक खुशफहमी के अलावा कुछ भी नहीं है। और मामलात मजीद से मजीद जब वो बिगड़ते चले जाएंगे, क्राइसिस दर क्राइसिस जब वो आने वाले हैं, और हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक वर्ल्ड वॉर की तरफ जाते चले जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से इंटरनेशनल सिस्टम्स, इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ये ब्रेक डाउन हो रहे हैं, ये समझ लें कि हमें एक आलमी जंग ही की तरफ जब लेकर जा रहे हैं हम। 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त जब सामने आ रही हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहली खबर तो यह है कि अमेरिका ने एक और ईरानी ऑयल टैंकर जो उसको कब्जे में लिया है। इंडियन ओशन के अंदर ये कब्जे में लिया गया है। ये एक फुल स्केल इकोनॉमिक वॉर है जो ईरान पर मुसल्लत की गई है। एक ही जंग है, बमबारी करना, सैंक्शंस लगाना, कोवर्ट ऑपरेशंस करना, असैसिनेशंस करना, और अब ये ऑयल टैंकर्स पकड़ना। ये एक ही जंग का हिस्सा है, मकसद एक ही है। देखें, पहले सैंक्शन लगाना ताकि ईरान कमजोर हो जाए, और फिर बमिंग करना ताकि ईरान उसको सर्वाइव ना कर सके। ईरान सैंक्शन भी सर्वाइव कर गया, बमबारी भी सर्वाइव कर गया। अब चूंकि जंग के बाद ईरान काफी उसका इकोनॉमिक लॉस हो चुका है, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी चाहता है, तो मजीद सैंक्शंस को और बाकी टूल्स को इन्फोर्स करके वहां पर यानी कि उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको रोकना, बुनियादी मकसद वही है, ईरान का कोलैप्स करवाना। सो ये एक फुल स्केल वॉर है जो ईरान पर मुसल्लत की गई। ईरान इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और ये मामला बहुत खराबी की तरफ जा रहे हैं। ईरान के ऑयल टैंकर्स पकड़ा जाना ये ईरान कबूल नहीं करेगा, ये ईरान अफोर्ड नहीं करेगा। इसलिए आप देखेंगे उन्होंने फौरी 2 जहाज जब वो कब्जे में ले लिए थे, तो अब इसका रद्देमल और सख्त आने वाला है। दूसरी बात यह है कि अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ वॉर, उन्होंने यह ऐलान किया है कि अब हम इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर भी उन जहाजों को कैप्चर करेंगे। ये जिस तरह से उन्हीं रूल्स को तोड़ रहे हैं जो इन्होंने खुद बनाए थे। वैसे इन्होंने अपने रूल्स को कभी फॉलो नहीं किया, लेकिन जिस धड़ल्ले के साथ और जिस बड़े हुजम के साथ ये अब अपने रूल्स को तोड़ रहे हैं, ये एक अलग ही कहानी। तो इस तरह रूल्स को तोड़कर इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत खौफनाक आने वाले हैं। मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। ये जो रूल्स तोड़ रहे हैं ना, अब दुनिया भी उसी हिसाब से रिएक्ट करेगी। जो दुनिया एक खास अंदाज में चल रही थी, अब दुनिया भी किसी और अंदाज में चलेगी। इनको इन रूल्स तोड़ने का फायदा नहीं होगा, ये अपना नुकसान ही कर रहे हैं। एक बात मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहता हूं, जो एक बड़ी खबर इस वक्त मजीद कंफर्म होकर सामने आ रही है। ईरान की वेदर इंजीनियरिंग जो वो की जाती रही है ईरान में ना, पिछले कई सालों से और ये दहाइयों से, 2-3 दहाइयों से वो ये फिनोमेना भुगत रहे हैं। अभी वो काफी शदीद हो गया था पिछले 10 साल से। खुश्क साली ईरान में, खुश्क साली। अभी आपको याद होगा हमने एक रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर की थी कि पानी इतना कम हो गया है कि तेहरान खाली करना पड़ सकता है, पूरा तेहरान कैपिटल खाली करना पड़ सकता है। इतना बड़ा बहरान पैदा हो गया खुश्क साली का। वहां पर ज्यादा बारिशें नहीं होती हैं और बड़ा डिस्टेबलाइज कंडीशन है वेदर की। और 2011 में जो ईरानी सदर हैं अहमदी नयाद, उन्होंने ये कहा था कि ये हमारी बारिशें भी रोक के बैठे हुए हैं, हम हमारे वेदर को ये इंजीनियर कर रहे हैं, कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। तो उस वक्त किसी ने ज़्यादा उनकी बात पर यकीन नहीं किया। सो अब ये बात बाकायदा एस्टैब्लिश होकर सामने आई है कि उन्होंने ईरान की बारिशें रोकी हैं, ईरान की वेदर इंजीनियरिंग की है। अब वहां पर ईरान में ये फिनोमेना देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा बारिशें शुरू हो गई हैं। और वजह यह पता चल रही है कि अरब ममालिक में जो रडार्स लगे हुए थे और जो बाकी उनकी मशीनरी लगी हुई थी जिसको ईरान ने तबाह किया है, वो सारी इस मकसद के लिए, इस पर्पज के लिए इस्तेमाल हो रही थी। अब मिडिल ईस्ट के ममालिक क्या इसकी कोई वजाहत देंगे, इसकी कोई जस्टिफिकेशन देंगे? कौन कौन से टूल्स हैं जिसके साथ ईरान को तबाह करने की कोशिश क्यों नहीं कोशिश की गई? कोई टूल इन्होंने छोड़ा है? यानी देखें, जो ये टैंकर पकड़ा गया है और ये जो वेदर एक्सप्लॉयटेशन है, ये जो असैसिनेशंस हैं, ये जो सैंक्शंस हैं, ये मकसद एक ही है ना, खुश्क साली फैलाने का मकसद क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कम से कम हो, जरखेज फसलें वो सहरा बन गई और जाहिर है उससे गुर्बत बढ़ेगी। ऊपर से सैंक्शन है, आप ट्रेड कर नहीं सकते, बाहर आप जाकर पढ़ नहीं सकते, अकाउंट आप खुलवा नहीं सकते, तो गुर्बत बढ़ेगी तो क्राइसिस बढ़ेगा, लोगों का गुस्सा बढ़ेगा। जो कि ईरानियन वाहिद पहली कौम है जिसने इनकी तमाम टूल्स को शिकस्त दी है। आज तक कोई ऐसी कौम इस तरह शिकस्त दे नहीं सकी है, इसलिए इनको बड़ी तकलीफ है। तो खुश्क साली भी ईरान में फैलाई गई, यह भी एक टूल इस्तेमाल किया गया। अब ईरान के बहुत सारे सूबों में अचानक, जो पिछले 30 साल में जो बारिशें नहीं हुई, अचानक वहां पर बारिशें शुरू हो गई। तो पता चला कि वो सारा काम भी ये कर रहे थे और वो रडार्स इस मकसद के लिए। ये जो अरब मुल्कों में रडार्स लगे हुए थे, अब पता चला इनको, और इनको पता नहीं 1-2 मुल्कों को अभी भी नहीं पता चला, ये इनकी मुल्कों की हिफाजत के लिए नहीं थे। जो मशीनरी यहां पर थी वो एक तो इजरायली एयर डिफेंस के साथ इंटीग्रेटेड थे, उसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम का काम करते थे। दूसरा, ईरान के साथ वो ये भी कर रहे थे, उनकी वेदर एक्सप्लॉयटेशन भी कर रहे थे। तो बात तो पता है क्या नाज़रीन, देखें, टर्की जो है वो एक बड़ी ताकत है। टर्की नेटो की लार्जेस्ट फोर्स है।
टर्की ईरान से भी ज्यादा पावरफुल मिलिट्री है, ईरान से ज्यादा बड़ी इकॉनमी है उनकी, बहुत ताकत है टर्की के पास इस वक्त। और अगर आप देखें तो टर्की जो है वो मुसलमानों के साथ हर जगह पर सॉलिडारिटी भी शो करता है, फलस्तीनियों के साथ भी वो खड़ा है, ये सारी बातें जनमन हैं, उनकी हमदर्दी है, उनकी सपोर्ट है, सारा कुछ है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि टर्की ने कौन सा एक प्रैक्टिकल एक्शन लिया है फलस्तीनियों को बचाने के लिए, लेबनीज को बचाने के लिए, या कहीं किसी और मुल्क में? हर मुल्क की अपनी पॉलिसी है, मैं एक बात किसी और एंगल से कर रहा हूं। कोई एक प्रैक्टिकल एक्शन उन्होंने लिया है? तो ये ईरान ही है ना जो हर जगह पर लड़ रहा है, ईरान ही है जो इजराइल का सामना कर रहा है, ईरान ही वो वाहिद मुल्क है जिसने अमेरिका और इजराइल के सामने झुकने से इनकार किया है। तो फिर वो ईरान को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी सारी ताकत क्यों इस्तेमाल ना कर दें? वो तो हर कीमत पर ईरान को डिस्ट्रॉय करना चाहेंगे, क्योंकि चाहे वो अरब मुल्क हो, चाहे वो कोई अजम हो, चाहे वो टर्क्स हो, चाहे वो इजिप्शियंस हो, चाहे वो कोई और हो, वो नहीं लड़ सका इजराइल से। वो सब ने किसी ना किसी हालत में जाकर, कोई तो बिल्कुल ही जाकर कदमों में बैठ गए हैं और बल्कि उनके मफादात के लिए काम कर रहे हैं, और फलस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है, लेबनीज के साथ क्या हो रहा है, उससे आंखें चुरा ली हैं, और कुछ जो है वो किसी और अंदाज में कंप्रोमाइज हो चुके हैं, लड़ तो कोई नहीं सका है। तो एक ही तो मुल्क है जो उनके सामने खड़ा है, तो फिर वो उसको तबाह करने के लिए क्यों नहीं आएंगे और हर तरह से तबाह करने की कोशिश करेंगे? अब मुझे बताइए, कल को इजराइल शाम में मजीद एक्सपेंशन नहीं करेगा, तब तुर्की और अल शरा जो वो क्या करेंगे? इजराइल ने आना है ना शाम में, अभी वो एक्सपैंड आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं, अभी ज्यादा फोकस उनका लेबनान के ऊपर है। और अल शरा कहता है कि मेरा हिजबुल्लाह तो हमारा कॉमन एनिमी है, इजराइल और हमारा। और अल शरा कहता है इजराइल तो हमारा बेहतरीन दोस्त है। वो अल शरा जो दाइश और अलकायदा का मेंबर था, और जो जो इसने किया है वो सबको पता है। तो नेतन्याहू ने इसके लाने का क्रेडिट भी लिया, और अब इसको जवाब बना के ये तो बड़ा हार्ड लाइनर है और ये तो फलाना और फलाना है, इससे हमें खतरा है, एक्सपैंड भी कर रहा है। तो कल को जब वो बिल्कुल लेबनान जैसी एग्रेशन और लेबनान जैसी एक्सपेंशन और इंटेंसिफिकेशन करेंगे, तब तुर्की और अल शरा क्या करेंगे इजराइल का? तो इसलिए ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि ईरान आखिरी चट्टान है। अच्छा, तो ये हम बात कर रहे थे। अब अगली बड़ी खबर क्या है? इंडोनेशिया, यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने कहा ना कि इंटरनेशनल वाटर्स में भी हम पकड़ेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि रूल्स को तोड़ने से ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इनको अंदाजा नहीं है कि दुनिया भी फिर किसी और अंदाज में रिएक्ट करेगी। और जो इंडोनेशिया ने अनाउंसमेंट की है वो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। इंडोनेशिया ने कहा है कि हम भी स्ट्रेट ऑफ मलाका से टैक्स लेंगे। स्ट्रेट ऑफ मलाका जो है ये दुनिया के 3 से 4 बड़े चोक पॉइंट्स हैं। एक है बाबुल मंदब, एक है स्ट्रेट ऑफ हुर्मज, एक है जिब्राल्टर जो कि स्पेन से, जिसको आप जबल तारक भी कहते हैं, मोरक्को और स्पेन के दरमियान, अगर आपने अटलांटिक से मेडिटेरेनियन सी में दाखिल होना है, दुनिया का सबसे बड़ा ये ज़ाहिर है ट्रेड रूट है, बहरा रूम। तो ये तीसरा, और चौथा जो है वो ये स्ट्रेट ऑफ मलाका है, जो कि मलेशिया के नीचे सिंगापुर और सामने इंडोनेशिया, इनके दरमियान में ये छोटा सा रास्ता है। अगर आपने पैसिफिक से इंडियन ओशन में दाखिल होना है तो आपको ये रास्ता ही इख्तियार करना पड़ेगा। यानी वो जो उस तरफ वाली दुनिया है, ऑस्ट्रेलिया, पैसिफिक नेशंस, अगर उनके साथ आपने ट्रेड करनी है तो आपको यहीं से गुजरना पड़ेगा। अगर आप उसको बंद कर दें तो बाकी दुनिया कट जाती है उन तमाम नेशन से, और खासकर ऑस्ट्रेलिया के लिए तो वही रास्ता, और बाकी फिलिपाइन है, ये वो सारे, जापान। इंडोनेशिया ने कहा है हम भी सोच रहे हैं कि हम स्ट्रेट ऑफ मलाका से टैक्स लें। वो कह रहे हैं भाई बाकी ले रहे हैं तो हम क्यों ना लें। तो ये एक मिसाल, इस वक्त दुनिया में खलबली मची हुई है। देखें, इधर से भी टैक्स, उधर से भी टैक्स, तो ऑयल प्राइसेस किधर जा पहुंचेगी भाई? ऑयल प्राइसेस किधर जाएंगी? कैसे दुनिया का निजाम आगे चलेगा? तो ये है ईरान जंग का फॉल आउट। और अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है, अभी तो इसके इम्तिहान और भी हैं। ये तो भी एक मिसाल है, ये तो एक ट्रेलर है, ये इस जंग का फॉल आउट है। दुनिया कैसे अफोर्ड करेगी? जर्मनी की जो सबसे बड़ी एयरलाइन है उसने 20,000 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। कितनी? 20,000 फ्लाइट्स, क्योंकि फ्यूल शॉर्टेज है और फिर प्राइसेस इतनी ज्यादा हैं, वो नहीं, काम नहीं चल पा रहा। जर्मनी की इतनी बड़ी एयरलाइन, और 20,000 फ्लाइट से मुराद ये है कि आपने यूरोप जाना था, कोई स्टडी के लिए जा रहा है, कोई टूरिज्म के लिए जा रहा है, कोई बिजनेस के लिए जा रहा है, 20,000 फ्लाइट्स। और बाकी भी एयरलाइंस की खबरें आ रही हैं, वो भी कैंसिल कर रही हैं। तो टूरिस्ट जाते हैं गर्मियों में वहां पर, आपको बताया, उससे होटल्स, रेस्टोरेंट्स और आगे पीछे कितने कारोबार इसके साथ जुड़े हुए हैं, इकॉनमी इसके साथ जुड़ी हुई है। तो वो कितना खसारा होने वाला है। सो एक तो वो रकम है ना जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं कि भाई ऑयल महंगा हो गया तो आपने $24 बिलियन एक्स्ट्रा पे किए। एक वो रकम है कि भैया F-35 गिर गया तो ये इसकी मद में हमें इतना नुकसान हो गया। ये तो है ना मोटी मोटी रकम जो हमें पता है। ओ भाई, इस तरह की तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है कि अल्टीमेटली ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में पड़ेगा दुनिया को ये जंग। और ईरान का तो तरीकाकार ये, उनकी तो जंग ही ये है कि वो इकोनॉमिक वॉरफेयर जवाब में लड़ेंगे, क्योंकि उनका 15 बिलियन बजट है
डिफेंस का अमेरिका का 1500 बिलियन बजट है, ईरान कैसे लड़ सकता है? और फिर वो ईरान जिसको अपने भी उसके खिलाफ है, ये हमसाया मुल्क जो है वो रेडार्स और एयर स्पेस और टेरिटरीज और बेसेस और रिसोर्सेज देकर बैठे हैं उसके खिलाफ, ईरान किस किस से जब लड़ता फिरेगा? ईरान तो लड़ ही नहीं सकता है। तो फिर उसकी यही स्ट्रेटजी है, वो एक इकोनॉमिक वॉरफेयर ही जवाब में लड़ेगा, वो दुनिया को इतना मजबूर कर देगा कि वो आकर इसराइल और अमेरिका को रोकेंगे, ये उनकी स्ट्रेटजी। अच्छा, चौथी बड़ी खबर क्या है? देखें, ये दुनिया में जो भी वाकयात हो रहे हैं ना, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, चाहे वो ताइवान, जापान, पैसिफिक, मिडिल ईस्ट की ये जंग, यूक्रेन की जंग, ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और एक जंग का फॉलोआउट दूसरे पर आ रहा है, दूसरे का तीसरे पर आ रहा है, किसी वजह से किसी के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, बैलेंस ऑफ पावर बदल रहा है। अभी जैसे साउथ कोरिया सोच रहा है ना कि भाई हम अभी आज साउथ कोरिया ने ईरान के साथ टॉक शुरू किए हैं कि आप उनमें से मिला सकते। साउथ कोरिया ये देख रहा है कि भाई हमें वो चाइना के पास जा रहे हैं कि हमारी सुलह करवा दें नॉर्थ कोरिया से। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईरान जंग में देखा है कि भाई ये बेसिस तो किसी काम की नहीं है, ये ईरान के खिलाफ नहीं टिक सकी तो नॉर्थ कोरिया के खिलाफ ये क्या टिकेंगी? सो ये इतना बड़ा फॉलोआउट है कि जियो पॉलिटिक्स बदल रही है। मुल्क सोच रहे हैं कि भाई हम सुलह कर लें तो बेहतर है, काइंड ऑफ। और चाइना सोच रहा है कि अब ताइवान लेने के लिए उनके पास ज्यादा लेवरेज है, वो आ रही है। अब जनाब अली बड़ा वाकया ये हुआ है कि यूरोप ने $90 बिलियन ये बजट दे दिया है यूक्रेन को मजीद जंग करने के लिए। काफी महीनों से ये फंड जो है वो रुका हुआ था हंगरी की वजह से। हंगरी इसको ब्लॉक कर रहा था। सो हंगरी में चूंकि गवर्नमेंट चेंज हुई है तो अब ये बजट पास हो गया है, ये सारी फंडिंग जो वो पास हो गई है। और ये वो पैसे हैं जो रशिया के पैसे हैं, $300 बिलियन जो उनके फ्रीज पड़े हुए हैं, इन्होंने उसको कब्जे में लिया हुआ है, उसमें से ये $90 बिलियन जो है ये रशिया ही के खिलाफ यूक्रेन इस्तेमाल करेगा। ये इतना बड़ा वाकया है कि इसको बयान करने के लिए काफी घंटों बात करना पड़ेगी, लेकिन हम 2-4 मिनट के अंदर हम मुख्तसरन इसको आपके सामने रखते हैं, फिर बाकी वीडियोस में इसको डिस्कस करते रहेंगे। देखें, यूक्रेन की जंग वो है जो अपने साथ आलमी जंग का रिस्क रखती है, क्योंकि इसमें एक आलमी ताकत मौजूद है और दूसरी तरफ तमाम बड़ी आलमी ताकतें खड़ी हुई हैं। एक तरफ रशिया आलमी ताकत है, दूसरी तरफ फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका, वो आलमी ताकतें हैं और वो इस जंग में इन्वॉल्व हैं। तो ये जंग जितनी लंबी होती चली जाएगी, आलमी जंग का रिस्क बढ़ता चला जाएगा और 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद रशिया जो है वो अफोर्ड नहीं करेगा और वो कहीं मजबूर हो सकता है न्यूक्लियर इस्तेमाल करने पर। क्योंकि अब देखना कि उनकी एनर्जी तबाह हो रही है, उनका बहुत सारा डैमेज होता चला जा रहा है रशिया का, तो रशिया इतना अपना डैमेज मुसलसल बर्दाश्त नहीं करेगा। सो यहां पर जंग रोकनी थी, लेकिन इन्होंने जंग को फंड करने का फैसला किया और वो भी रशिया के पैसों से। रशिया ये अफोर्ड करेगा। और दूसरा एक तो यह है कि यूरोप ने भी अपनी रही से कसर भी निकाल दी है, यानी अब क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है, कौन जाकर पैसे रखेगा यूरोप में कि जिसको वो जब चाहे फ्रीज कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं उसी मुल्क के खिलाफ। ये बहुत सारे मुल्क इस फैसले के खिलाफ थे, लेकिन आखिरकार ये उन्होंने आलमी जंग ही डिक्लेयर की है। इतना बड़ा रूल तोड़ कर के पैसे वहां पर रखे, तो वो भी रशिया के, और वो उसके खिलाफ इस्तेमाल कर दिया। ये बड़े महीनों वहां पर डिबेट जारी रही है कि हम रशिया का पैसा इस्तेमाल करेंगे तो मामला बड़ा खराब हो जाए, लेकिन उन्होंने इस्तेमाल कर दिया। तो अब यानी कि वो जंग को जारी रखना चाहते हैं जिसमें एक आलमी जंग का रिस्क है। और ये जो यूक्रेन की जंग है ना, ये सिर्फ वहां नहीं लड़ी जा रही, ये एशिया में भी लड़ी जा रही है, ये मिडिल ईस्ट में भी लड़ी जा रही है, ये अफ्रीका में भी लड़ी जा रही है। अब आप देखेंगे यूरोप, ज़ेलेंस्की, ये सारे ईरान जंग के बड़े हामी थे, क्योंकि ईरान रशिया का इत्तेहादी है। सो एक एक मुल्क जो रशिया का इत्तेहादी है उसको ये तबाह करना है। जैसे शाम में जो कुछ हुआ, बशर अल असद को हटाया गया, उसमें यूक्रेन ने बाकायदा ट्रेनिंग दी है। इराक के अंदर यूक्रेन इन्वॉल्व है। अफ्रीका में तो प्रॉपर एक बड़ी जंग जारी है रशिया और यूक्रेन के और यूरोप के दरमियान। अफ्रीका में प्रॉपर बड़ी जंग जारी है, वैगनर ग्रुप, ये वो सारा। सो ये जंग सिर्फ वहां नहीं लड़ी जा रही है, हर जगह पर लड़ी जा रही है। तो ये जंग मजीद जारी है, तो दैट मीन्स कि हमें मजीद इंस्टेबिलिटी नजर आएगी। और दूसरी बात यह है, ये बरह रास्त मिडिल ईस्ट के साथ जुड़ा हुआ है, बरह रास्त ये मिडिल ईस्ट के साथ जुड़ा हुआ। ये ईरान की जंग हो ही इसलिए रही है, ये जो बड़ा पुश दिया गया ना इस जंग को अभी करने का, क्योंकि ईरान रशिया का सपोर्ट, तो यूरोप इस जंग में इसलिए साथ है कि भाई ईरान चूंकि रशिया को सपोर्ट कर रहा है तो ईरान को तबाह करना जरूरी है। वो कि इस जंग के नताज उनको वैसे नहीं मिल रहा है जैसे वो सोच रहे थे, वो तो उल्टा रशिया ने ऑयल अपना बेचना शुरू कर दिया। ये जंग तो बैकफायर हुई, लेकिन वो इस जंग में इसलिए सपोर्ट कर रहे थे, वन ऑफ द बिग रीजन। अच्छा, अब साथ ही ज़ेलेंस्की ने अनाउंस किया है कि जनाब अली हमने तो गल्फ के साथ एग्रीमेंट, सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स कर लिए हैं, जिसमें हम सऊदी अरबिया, कतर, ये वो यूएई और इनके साथ जब वो कुवैत, बहरीन, बहुत सारे मुल्कों के वो नाम दे रहे हैं। ये ज़ेलेंस्की का दावा है कि हम ज्वाइंट ड्रोन प्रोडक्शन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। प्यूटन इस एग्रीमेंट को कैसे कबूल करेगा? प्यूटन इस एग्रीमेंट को कैसे बर्दाश्त करेगा? क्योंकि आप यानी यूक्रेन से असला खरीदेंगे, सो यूक्रेन को रेवेन्यू जाएगा, यूक्रेन को रेवेन्यू जाएगा तो यूक्रेन मजीद लंबी जंग लड़ सकता है। तो रशिया क्या इसको अफोर्ड करेगा? क्या रशिया जब इसको बर्दाश्त करेगा? सो आप देख रहे हैं कि जंगों की वजह से जंगें, जंगों की वजह से क्राइसिस। तो जो ये जंग जारी है, दैट मीन्स कि आपको मुख्तलिफ खित्तों के अंदर प्रॉक्सी वॉर्स नजर आएंगी।
यूक्रेन जगह जगह पर, अब देखना कि यूक्रेन मिडिल ईस्ट में बराह रास्त इन्वॉल्व हो रहा है, सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स कर रहा है इन मुल्कों के साथ, तो इससे इन मुल्कों के दरमियान, रशिया के दरमियान क्राइसिस जो वो पैदा हो सकता है। और यूरोप की क्या सोच है, यानी वो रशिया के खिलाफ जंग जारी रखना चाहता है। ये तो बड़ी खौफनाक और खतरनाक सोच है। रशिया कभी इस जंग में नहीं हारेगा, यूक्रेन की जंग हार चुका है, फिर भी इस जंग को जारी रखने का मकसद क्या है कि रशिया को वक्त के साथ 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 डैमेज करना, जैसे सोवियत यूनियन का हशर अफगानिस्तान में हुआ था, वैसे रशिया का हशर जो है यूक्रेन में करना। यूक्रेन रशिया इस जंग में कभी नहीं हारेगा, इस जंग में उसकी हार का मतलब न्यूक्लियर होगा, क्योंकि यहां पर वो हारता है तो रशिया ही टूट जाएगा और वो कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो यहां यूक्रेन की ये जंग रुकनी थी, बजाय इसके कि $90 बिलियन मजीद फंड कर दिए। इसका एक मतलब और भी है। अब देखें, ट्रंप इंतजामिया जंग को रुकवाना चाह रही थी, वो फारिग हो गई, इसका मतलब फारिग होगी वो। डेमोक्रेट जो है वो इस जंग के हामी हैं। तो यूरोप को सबसे बड़ा मसला यह था कि अभी तो अमेरिका फंड नहीं कर रहा, तो फिर फंडिंग किसने करनी है? तो अभी यानी यूरोपियंस जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि वो 1-2 साल इन पैसों से फंड करें यूक्रेन को, फिर तब तक जो है वो वहां पर डेमोक्रेट्स आ जाएंगे और वहां अमेरिका से भी फंडिंग जो है उसकी शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये जो अमेरिका पीछे हटा है वो तो ट्रंप इंतजामिया की वजह से हटा है। अगर ट्रंप इंतजामिया जाती है तो डेमोक्रेट्स आएंगे, तो वो तो फिर उसी पॉलिसी के ऊपर होंगे। तो ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है कि अमेरिका दोबारा जंग में, जो कि वैसे अभी वो इस जंग से निकला नहीं है, वो इस जंग में सपोर्ट दे रहा है, लेकिन वो जो मैसिव अमाउंट आती थी वो अभी नहीं आ रही, तो वो आ जाएगी जब वहां पर तब्दीली आएगी। तो यूरोपियंस उस दिन का भी इंतजार कर रहे हैं, ये फंडिंग। दूसरा, ये पैसे तो रशिया के हैं, तो रशिया क्या खामोशी के साथ बैठा रहेगा? रशिया का पैसा ही उनके खिलाफ इस्तेमाल हो। इसलिए ये आज की अगर हम सबसे बड़ी खबर देखें तो यही खबर है, और उसके बरह रास्त आने बाने मिडिल ईस्ट के साथ हैं, ईरान जंग के साथ है, सारी चीज़ों के साथ है। लेबनान में जो जर्नलिस्टों के ऊपर अटैक हुआ है, हिजबुल्लाह ने जवाब दिया है। 45 कैजुअलिटीज इजरायली फौज की हो गई हैं, 45 कैजुअलिटीज इजरायली फौज की हिजबुल्लाह ने रिस्पॉन्ड किया। तो बात यह है कि लेबनीज गवर्नमेंट का जो रवैया है ये बहुत ही खौफनाक है, बहुत ही अफसोसनाक है, और ये मजीद तबाही को जन्म दे रहा है, ये इजरायली बदमाशी को जन्म दे रहा है, और हालात खराब से खराबतर होंगे। पेंटागन ने कहा 6 महीने हमें चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की माइंस को साफ करने के लिए। अभी तो ईरान ने प्रॉपर माइंस वहां पर लगाई नहीं है, पेंटागन 6 महीने कह रहा है जो लग चुकी हैं। तो फिर क्या करेंगे? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ कैसे खुलवाएंगे? ये नहीं खुलवा सकते, कोई मिलिट्री सोल्यूशन इनके पास नहीं है, लेकिन ये पीछे भी नहीं हटेंगे क्योंकि एक ईगो है, क्योंकि इजरायली लॉबी है। अब मुझे बताएं, ईरान फाते होकर इस जंग में से जंग खत्म हो जाती है, सैंक्शन खत्म हो जाती है, इजराइल किधर जाएगा? इजराइल किधर जाएगा? इसलिए आप देखें, यूक्रेन की जंग भी फैसला कुन जंग बन रही है, और मिडिल ईस्ट की जंग भी फैसला कुन जंग होगी। ये जो 28 फरवरी को जो जंग शुरू हुई है, या आप इसे कहेंगे जो जून को जंग शुरू हुई है, ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक इसका कोई हतमी नतीजा नहीं निकला था। और इसमें सीज फायर और 6 महीनों का वक्फा ये चलता रहेगा, ये हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये जो फेज शुरू हुआ है ये खत्म नहीं होगा, ये एक फैसला कुन अंजाम पर ही खत्म होगा। और वहां पर रजा पहलवी के ऊपर काफी उसको ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा है, बर्लिन के अंदर वो मौजूद था। देखें ना कैसे इसको इनवाइट किया जाता है जगह जगह, कौन है जो इसको कैरी करता है? भाई जगह जगह कॉन्फ्रेंस में बुलाता है, तो वहां पर इसके ऊपर टमाटर की जो सॉस है वो फेंकी गई है। तो काफी ये बड़ा वाकया कि वेस्ट तो इसको बड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश करता है ना। अब देखना ऐसे किरदार भी हिस्ट्री के डस्टबिन में जाएंगे। ये बड़ा वाकया इसलिए है कि वहां के लोगों ने भी बता दिया कि ऐसे किरदार हमें मंजूर नहीं है, तो इसको उतारना था इन्होंने ईरान के अंदर, इसको तो बर्लिन में कबूल नहीं किया जा रहा। खैर, अब ये इस वक्त के बड़े वाकयात, और चाइना के हवाले से खबर यह है कि चाइना इस जंग में मुकम्मल इन्वॉल्व है और एज अ ग्लोबल पावर जब इसमें अपना किरदार जब अदा कर रहा है। सो ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो हमने आपके साथ शेयर किया। हमने राज़ रुका करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।